Hello students, today we will start chapter number 1, the French Revolution, which is belonging to history. Today in this chapter we are going to discuss about the introduction of the French Revolution. The French Revolution is a landmark in the history of European continent and the world. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वह यूरोपियन हिस्ट्री की और वर्ल्ड की हिस्ट्री में अपना एक लैंडमार्क मीन्स अपनी एक पहचान बना रखी है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वह वर्ल्ड वाइड फेमस रिवॉल्यूशन है. दिस रिवॉल्यूशन एंडेड द मोनार्कल सिस्टम इन द फ्रेंच. इस रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच में मोनार्कल सिस्टम का एंड हो गया मीन्स राजतंत्र की समाप्ति हो गई थी कि अब वहाँ पर राजा का शासन नहीं चलता था. द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी इक्वलिटी एंड द फ्रैटर्निटी बिकम द इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द न्यू एरा. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन था वह था लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता और फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा. और यह आने वाले समय में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ भी साबित हुए थे. द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century. In this topic, at first we are going to discuss about the centuries. What is the meaning of the centuries? Just here we discussed about the 18th centuries, means the era between the 1700 to 1799. 1700 से 1799 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम 18th सेंचुरी कहेंगे. उसी तरह से 1800 से लेकर 1899 के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? 19th सेंचुरी. देन द एरा बिटवीन द 1700 टू 1799 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वह क्या कहलाता है? 18th सेंचुरी कहलाता है. तो फ्रेंच सोसाइटी का 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी की क्या कंडीशन थी? In 1774, Louis XVI of Bourbon family became the king of France. 1774 में लुइस 16 जो थे वह फ्रांस के रूलर बने जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे. Due to long years of war and the maintenance of and the extranjers court of the palace of the Versailles, he got an empty treasury. एक लंबे समय तक वॉर में बिजी रहने के कारण तथा जो वर्साई का जो पैलेस था उसको और उसके कोर्ट के मेंटेनेंस में काफ़ी सारा एक्स्ट्रा रेंटेज मीन्स जो काफ़ी सारा खर्चा हो गया था, उस वजह से जो लुइस 16 को जो ट्रेजरी मिली वह क्या थी? खाली थी. एम्प्टी ट्रेजरी मिली मीन्स खजाना पूरी तरह से शाही खजाना खाली था. किंग लुइस ऑल्सो हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. किंग लुइस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को हेल्प प्रोवाइड की. किसके अगेंस्ट वॉर में? ब्रिटेन के अगेंस्ट. क्योंकि ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज जो थी वो अमेरिका में भी इस्टेब्लिश कर रखी थी और फ्रांस को भी ब्रिटेन से प्रॉब्लम थी और अमेरिका को भी ब्रिटेन से प्रॉब्लम थी. तो ये तो ब्रिटेन के एनिमीज थे दोनों. तो ब्रिटेन के अगेंस्ट फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी और वहाँ से उनकी जो कॉलोनीज थी उसको रिमूव करने में. तो इसमें भी काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर हो गया. दिस वॉर एडेड मोर देन 1 बिलियन लीवर्स यूनिट ऑफ द करेंसी इन द फ्रांस टू दी ऑलरेडी एक्सटिंग डेप्ट ऑफ मोर देन 2 बिलियन लीवर्स. अब क्या था कि जब ब्रिटेन के अगेंस्ट अमेरिका की वॉर में जब फ्रांस ने हेल्प की अमेरिका की तो उसमें उसका 1 बिलियन लीवर एक्सपेंडिचर हुआ था. लीवर क्या है? लीवर इज़ अ करेंसी ऑफ फ्रांस. तो 1 बिलियन लीवर उसका एक्सपेंडिचर हो गया था और जबकि ऑलरेडी फ्रांस जो था वह 2 बिलियन लीवर के कर्ज में दबा हुआ था. तो मीन्स खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गया कि फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में और फ्रांस ने ब्रिटेन से दुश्मनी के निभाने के चक्कर में और भी ज़्यादा कर्जा बढ़ा लिया. टू मीट द एक्सपांस लाइक मेंटेनिंग आर्मी कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड द यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस. अब क्या हो गया कि लेकिन फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसको अपने रूटीन के सारे वर्क करने ही थे, उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो तो करना ही था. जस्ट लाइक आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को रन करने के लिए और जस्ट लाइक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है उन सारे को मेंटेनेंस के लिए रनिंग करने के लिए. प्लस जो वर्साई पैलेस था, जो शाही पैलेस था, वह इतना भव्य था कि उसकी ग्लोरी को मेंटेनेंस करने के लिए भी काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर होता था. ये सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए अब फ्रांस में
क्या सोचा कि नाउ वी शुड, फ्रांस गवर्नमेंट थिंक दैट वी शुड इंक्रीज द टैक्सेस। तो अब फ्रांस गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें टैक्स को बढ़ाना चाहिए। The French society in 18th century was divided into 3 estates, and only the members of the third estate paid taxes as the tenth and tails. अब फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम पीरियड में 18th सेंचुरी में 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गई थी, और इस 3 स्टेट्स में से ओनली थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वही टैक्स पे करते थे। उनका टैक्स पे करने का फॉर्म क्या तो था टिथ एंड टाइल्स। टिथ वह टैक्स का एक फॉर्म था जो कि पीजेंट्स जो थे वह अपना जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 पार्ट जो है चर्च के क्लर्क को या पादरी को वह पे करते थे। और टैक्स क्या था कि जिसमें जो टैक्सेस जो थे, जो भी थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो सारा टैक्स क्या होता था, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते थे। तो ये 2 टाइप के टैक्स उनको पे करने थे। देन कौन से 3 स्टेट्स में डिवाइड हुआ था फ्रांस 18th सेंचुरी में? द 3 स्टेट्स ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम वर the first state the clergy, second state the nobility, and the third states the businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants, artisans, ladies, labor, servants, etc. अब क्या था कि फर्स्ट स्टेट्स में आते थे क्लर्गी। क्लर्गी मीन्स जो पादरी होते थे, चर्च के जो पुजारी होते थे, उसे क्या कहा जाता था? क्लर्गी, जिनकी काफ़ी हाई पोस्ट होती थी और वह काफ़ी वैल्यूबल कंडीशंस में थे, तो उनसे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था। सेकंड स्टेट्स में आता था द नॉबिलिटी, मीन्स रूरल फैमिली से जो बिलोंगिंग पर्सन होते थे, जो नॉबिलिटीज़ होते थे, जो सारे फ्रांस की जो शाही फैमिली से जो बिलोंग होते थे वह सारे आते थे सेकंड स्टेट्स में, तो वो भी टैक्स पे नहीं करते थे। और थर्ड स्टेट्स में आते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशंस, लेडीज, लेबर एंड सर्वेंट्स। और टैक्स कौन पे करते थे? सिर्फ थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स, तो ये सारे लोग ही टैक्स पे करते थे। फर्स्ट स्टेट्स और मीन्स क्लर्गी और नॉबिलिटी से बिलोंगिंग जो पर्सन होते थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। लेट्स वी कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सब्सटेंस क्राइसिस, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। मीन्स सब्सटेंस क्राइसिस क्या था, या फ्रांस के लोगों को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था। तो जस्ट लाइक सब्सटेंस क्राइसिस को क्यों फेस करना पड़ा? क्योंकि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो ऑलरेडी काफ़ी सारे कर्ज में, डेब्ट में दबी हुई थी। फिर उसने वर्साई जैसे जो पैलेस था उसके मेंटेनेंस में, उसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल थी उसको स्पेंड करने में, जस्ट लाइक वॉर में, और काफ़ी सारा उसका एक्सपेंडिचर होता था। तो जब ये सारा एक्सपेंडिचर बढ़ता गया तो इस एक्सपेंडिचर के साथ उसका क्या हुआ कि खर्चे बढ़ते गए। अब इतना पैसा तो लुइस 16 के पास था नहीं, क्योंकि जब वो रूलर बना तो क्या था, उसकी जो ट्रेजरी उसको गेन हुई वह पूरी तरह से एम्प्टी ट्रेजरी थी। अब वो खाली जो उसके पास जो एम्प्टी ट्रेजरी थी उसके साथ उसको अपना रूल करना था, तो वह पॉसिबल नहीं था। तो अब वो सारे खर्चे को मेंटेनेंस करने के लिए उसने क्या किया कि नाउ ही इंक्रीज द टैक्सेस। अब वो टैक्सेस कौन से स्टेट्स के मेंबर्स पर पड़ा है? थर्ड स्टेट्स के मेंबर पर। तो अब थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे वो ऑलरेडी काफ़ी सारा टैक्स पे करते थे, और गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को मेंटेनेंस करने के लिए फिर से उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। देन ड्यूरिंग द 1715 to 1789, the population of France increased rapidly, which led to rapid increase in demand for the फूड ग्रेन। अब क्या हो गया, 1715 से लेकर 1789 के बीच में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही थी। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बेसिक नीड भी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। बेसिक नीड क्या होती थी? फूड ग्रेन्स। अब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, और जबकि प्रोडक्शन क्या हो रहा था? लिमिटेड हो रहा था। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड ग्रेन भी बढ़ रही है, फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन लिमिटेड है। तो अब क्या हो गया, जो फूड ग्रेन्स थे उसकी क्या हो गई? प्राइस बढ़ गई। अब जब प्राइस बढ़ जाती है तो वह कॉस्टली थिंग जो होता है हर एक पर्सन परचेस करने को रेडी नहीं होता है, कि जिसके पास मनी होता है वो उसको परचेस कर लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो उस चीज़ को परचेस नहीं कर पाएगा। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन इंक्रीज द प्राइस ऑफ ब्रेड। अब जब क्या होता था कि प्रोडक्शन कम होता था तो ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, बट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स डिड नॉट कीप but the did not keep peace with the
राइज इन द प्राइस, लेकिन जो लेबर का जो वेजेस था वह नहीं बढ़ा। उसकी वजह से क्या हो कि प्राइस विद द राइज की पेस विद द राइजिंग प्राइस, लेकिन जो लेबर था उसकी प्राइस नहीं बढ़ी, उसको वही वेजेस दिया जाता था जो कि पहले दिया जाता था। तो प्रोडक्शन लिमिटेड था। अब प्रोडक्शन लिमिटेड था तो फूड ग्रेन्स की प्राइस बढ़ गई, ब्रेड की प्राइस बढ़ गई। अब रोटी तो उन्हें चाहिएगी, लेकिन रोटी की प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन उनको सैलरी वो की वही मिलती थी, लेबर को वेजेस वो का वही मिलता था। तो उसमें वह उस ब्रेड को परचेज नहीं कर पाते थे। सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन द बैड वेदर कंडीशंस रिड्यूस द हार्वेस्ट। दिस कंडीशन क्रिएटेड सब्सटेंस क्राइसिस। और स्थितियाँ कब और ज़्यादा ख़राब हो गई, जब बैड वेदर कंडीशंस हो गई थी। जस्ट लाइक फ्लड आ गया है, या ड्रॉथ हो गया है, या हेल आ गया है, स्टॉर्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होता था, जो हार्वेस्टिंग होता था, उसका अमाउंट भी कम हो गया था, उसका रेशो भी कम हो गया था, तो प्रोडक्शन और भी कम हो जाता था। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि सिचुएशन बहुत ही वर्स हो जाती थी, और वह स्थिति क्या होती थी, सब्सटेंस क्राइसिस को फेस करती थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सब्सटेंस क्राइसिस? इट इज़ एन एक्सट्रीम सिचुएशन what the basic means of the livelihood are endangered। की मीन्स जो बेसिक अपनी जीवन यापन के लिए जो बेसिक नीड्स होती है, लिवलीहुड को स्पेंड करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वह बेसिक रिक्वायरमेंट को भी जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वह ज़रूरतें भी जब हमारी खतरे में पड़ जाती है, दैट इज़ नोन एज अ सब्सटेंस क्राइसिस। Next topic, emergence of middle class. In the 18th century, the new social group emerged, which was known as the middle class. They had become rich by the um, expansion of ओवरसीज ट्रेड एंड द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब जो 18th सेंचुरी में एक नया मिडिल क्लास राइजअप हुआ था, मतलब जस्ट लाइक थर्ड स्टेट्स में एक न्यू ग्रुप राइजअप हुआ था जिसे मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। उसमें क्या था कि पर्टिकुलर कुछ लोग जो एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने जस्ट लाइक ओवरसीज ट्रेड स्टार्ट कर दिया, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से उन्होंने इस फील्ड में अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से ये लोग थोड़े एजुकेटेड भी हो गए थे और इनके पास कुछ मनी भी आने लग गया था। दिस ग्रुप बिलीव्ड दैट नो ग्रुप ऑफ द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ। अब क्या होता था कि जस्ट लाइक क्लर्गी है तो उसका बेटा ही आगे जाकर क्लर्गी बनेगा, मतलब जो पादरी है उसका बेटा पादरी बनेगा। वहीं पर जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है वो कंटिन्यूसली उसकी आने वाली जनरेशन भी जो है वो उसी लाइफ को एंजॉय करेगी। तब अब जो ये मिडिल क्लास ग्रुप जो था थर्ड स्टेट्स में, उसने क्या डिसाइड किया कि किसी भी व्यक्ति को जो उसकी पोस्ट है, जो उसकी पोस्ट है वह किस बेस पर मिलनी चाहिए, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। उसका बर्थ के हिसाब से उसको कोई भी पोस्ट सोसाइटी में नहीं मिलनी चाहिए कि यदि व्यक्ति में एबिलिटी है तो वह रूलर बनेगा, ये व्यक्ति में एबिलिटी है तो वह क्लर्की बनेगा, या जस्ट लाइक सोल्जर बनेगा या मर्चेंट्स बनेगा। द फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉक्स, जीन जैक्वार्ड्स एंड रूसो एंड द Montesquieu considered that the middle class was responsible for the रिवॉल्यूशन। तो जस्ट लाइक रूसो है, जैन लॉक है, जीन क्वार्ड है, इन या मॉन्टेस्क्यू है, ये सारे उस टाइम पीरियड के फेमस फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपने बुक्स के थ्रू लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया किसके लिए, रिवॉल्यूशन के लिए। और उन्होंने यही एक बात कही है कि जो रिवॉल्यूशन के लिए जो सबसे बड़ी ताकत या जो रीज़न बन सकता है, जो कारण बन सकता है, वो कौन है, जो मिडिल क्लास के जो पर्सन है वही बनेंगे। ताकि क्या होगा कि वो लोग जब उनमें उत्साह होगा अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, जो उनमें एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो वह अपनी मोटो को गेन कर सकते हैं। दे स्प्रेड द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड द अपॉर्चुनिटीज। जस्ट लाइक इन सारे फिलोसोफर्स ने लोगों के बीच में फ्रीडम, इक्वल लॉज मतलब कि स्वतंत्रता, सबके साथ समान व्यवहार, इक्वलिटी का मीन्स यूनिफॉर्म का, एंड द अपॉर्चुनिटीज़ और सबको समान अवसर मिले, इसके जो सिद्धांत थे वह लोगों के बीच में स्प्रेड किए। और जब लोगों को इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट फील हुई तो उन्होंने अपनी जो राइट्स थे उसे गेन करने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया रिवॉल्यूशन के फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक, द आउटब्रेक्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। व्हाट आर द आउटब्रेक्स मीन्स इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेन रीजंस क्या थे, क्या कॉजेज थे। At first, we are going to discuss about the political causes. Emperor Louis XVI and his queen
Mary Antoinette wasted money on their luxurious living and the wasteful festives. अब क्या थे, लुइस 16 और उनकी जो वाइफ थी, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, वहाँ उन दोनों ने अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी लग्जरी लाइफ के लिए काफ़ी सारा खर्चा करते थे। तो क्या हो गया था कि जबकि ट्रेजरी क्या थी, पूरी तरह से खजाना खाली था, शाही खजाना जो था, रॉयल ट्रेजरी जो थी वो पूरी तरह से एम्प्टी थी, लेकिन इनके जो शौक थे उसमें कोई कमी नहीं हुई। द हाई पोस्ट वर ऑफन सॉल्ड, और जो भी कोर्ट में जो भी हाई पोस्ट होती थी वो मेनली क्या कर दी जाती थी, सॉल्व की जाती थी कि आप मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं आपको इस पोस्ट पर बिठाऊंगा। तो उसमें क्या होता था कि उसमें जो एबिलिटी रखने वाला जो व्यक्ति होता था उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। किसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी? जिसके पास पैसा है। तो नेक्स्ट, द हॉल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज करप्ट एंड द ईच डिपार्टमेंट हैड इट्स ऑन लॉज। अब क्या होता था कि लुइस 16 और उसकी वाइफ अपनी लाइफ को एंजॉय करने में और लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करने में बिजी थे। तो हर एक जो डिपार्टमेंट था उसमें काफ़ी सारा करप्शन हो गया था, क्योंकि वह अपने कोर्ट मेंबर्स पर, ऑफिसर्स पर कंट्रोल नहीं रख पाते थे, और हर एक के अपने अपने लोग होते थे कि चलो मैं ये ऑफिसर हूँ, मेरा अपना ये नियम है। जिसके पास मनी का पावर होता था वह अपनी रूल्स और लॉ बना देता था और उसी के अकॉर्डिंग वो रन करता था, जिसमें से क्या हो गया कि सोसाइटी में कोई भी यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। इन द absence ऑफ एनी यूनिफॉर्म सिस्टम देयर वाज द कन्फ्यूज ऑल अराउंड। और जब लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कोई समानता नहीं थी, तो क्या हो गया कि सब तरफ लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन था। द पीपल वर टायर्ड ऑफ सच अ रॉटन सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वांटेड अ चेंज। तो लोगों में क्या हो गया कि जब कोर्ट के सारे सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन था, कोई सिमिलरिटी नहीं थी, सबके लिए इक्वल लॉ नहीं थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, रूलर्स अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, उसे पब्लिक की रिक्वायरमेंट के बारे में कोई टेंशन नहीं थी। तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए पब्लिक क्या हो गई थी, अब इनके जो लुइस 16 थे उसके अगेंस्ट हो गए और अब उन्हें कुछ चेंज की नीड थी। सेकेंड है सोशल कॉजेज़। The social condition of France were the distressing as its political organization। सोशल फ्रांस की जो सोशल कंडीशन थी वो काफ़ी अस्त व्यस्त थी। क्यों? क्योंकि जो उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था वह बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं था। जब पॉलिटिकल सिस्टम एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि सोशल कंडीशंस जो थी वह भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। द क्लर्गी एंड द नॉबिलिटी लेड द लग्जरियस लाइफ एंड द एंजॉयड मैनी privileges by birth, while the peasants and the laborers led a very hard life। अब क्या हो गया कि जो क्लर्गी थे, जो पादरी थे, जो चर्च के पुजारी थे, जो रॉयल फैमिली से बिलोंगिंग जो नॉबिलिटीज़ के जो पर्सन्स थे, वह अपनी लाइफ को काफ़ी लग्जरियस लाइफ में स्पेंड कर रहे थे। जब जो क्योंकि उन्हें यह जन्मसिद्ध अधिकार था कि जब हम क्लर्गी फैमिली में जन्म लिया है, मतलब आगे जाकर हम भी चर्च के पुजारी बनेंगे। हम नॉबल फैमिली से बिलोंग करते तो हम भी आगे जाकर कोर्ट के ऑफिसर्स बनेंगे। तो वह अपनी एक लग्जरियस लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, चाहे उनमें एबिलिटी है या नहीं। लेकिन वहीं पर पीसेंट्स और लेबर्स जो थे उनको अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ रहा था, और उतने सारे हार्डवर्क करने के बाद उनमें चाहे एबिलिटी है लेकिन फिर भी उनको अपनी एबिलिटी और हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उनको रिटर्न नहीं मिल रहा था। दे हैड टू पे हैवी टैक्सेस। उनको उस हार्डवर्क के साथ बहुत ही कम वैसेस मिलता और उनको काफ़ी हैवी टैक्सेस जो थे वो क्लर्गी को और नॉबिलिटी को पे करना पड़ता था, कि उनको जस्ट लाइक टैक्स भी थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स को ही पे करना पड़ता था, जबकि उनकी इनकम भी बहुत कम थी और उनका हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा था। इन addition to the direct taxes paid to the state, peasants had to pay taxes to the first and the second state also। अब क्या हो गया था कि जो पब्लिक जो थी फ्रांस की, वह चाहती थी कि जो सिर्फ थर्ड स्टेट्स के जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं। तो अब यह टैक्स जो है वो फर्स्ट स्टेट मीन्स क्लर्की और सेकंड स्टेट मीन्स रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो सारे लोग भी टैक्स पे करें, क्योंकि वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। दे हैड ऑफन टू बी कंटेंट विद द मील्स ऑफ बॉइल्ड ग्रास। अब जो थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उनको काफ़ी बार
अपना जो मील जो था, फूड जो था, वो कहाँ से, मतलब जस्ट लाइक जो ग्रास होती है उसे बॉईल करके उससे वो अपना फूड ग्राइंड करते थे। क्यों? क्योंकि जो फूड ग्रेन्स थे, जो ब्रेड्स थी, उसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो पुअर पीसेंट्स और लेबर्स जो थे वो उस ब्रेड को परचेज नहीं कर पाते, तो वो ग्रास को बॉइल्ड करके उसका यूज़ करते थे। इट वॉज एन द अनफेयर सिचुएशन विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ फीलिंग ऑफ डिसकनेक्टेड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। अब इस तरह से क्या हो गया कि जो कंडीशंस थी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले पीपल जो है लग्जरी लाइफ पर स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जबकि लेबर और पीसेंट्स है वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और वेजेस भी उनको बहुत कम मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि अब थर्ड स्टेट्स के मन में एक काफ़ी रोष आ गया था, गुस्सा आ गया था, और वह पूरी तरह से गवर्नमेंट की, फ्रेंच गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक, द इकोनॉमिक कोजेस, कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के पीछे क्या इकोनॉमिक कोजेस था। द लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब लंबे समय से जब फ्रांस जो था वो वॉर में बिजी था, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वह काफ़ी पुअर हो चुकी थी। एज आई एक्सप्लेंड ऑलरेडी दैट द लुइस 16 जब रूलर बना था, किंग बना फ्रांस का, तब उसके पास जो एम्प्टी उसे मिली, सॉरी जो ट्रेजरी उसे मिली, वो पूरी तरह से क्या थी, एम्प्टी थी। एडिड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावेंटिस कोर्ट। और इस तरह से जितना पैसा, अब ट्रेजरी में पैसा था नहीं, लेकिन जो वर्साई का जो पैलेस जो था उसको मेंटेनेंस करने में काफ़ी सारा खर्चा हो जाता था उनका। To meet their expense, the states was forced to increase taxes imposed on the कॉमन पीपल। अब जब खर्चा वो का वो है कि रॉयल पैलेस को उसको मेंटेनेंस करना है, जो डेली नीड के जस्ट लाइक आर्मी वगैरह को मेंटेनेंस करना है, ये सारे एक्सपेंडिचर में मनी की नीड थी। अब मनी की नीड कहाँ से फुलफिल होगी, जबकि ट्रेजरी एम्प्टी था, पूरी तरह से शाही खजाना खाली था। तो उन्होंने क्या किया, जो थर्ड स्टेट्स के जो पीपल थे, कॉमन पीपल, उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिए, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हैवी टैक्सेस पे कर रहे थे। एट दिस टाइम देयर वॉज अ ग्रेटर डिमांड फॉर द फूड ग्रेन ड्यू टू ह्यूज ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। अब क्या हो गया, इसी टाइम पीरियड में फूड ग्रेन्स की भी काफ़ी डिमांड हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस 1715 से लेकर फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, लेकिन प्रोडक्शन जो था वो लिमिटेड हो रहा था। तो उस वजह से क्या हो गया कि फूड ग्रेन की प्राइसेस बढ़ गई। और कंडीशंस जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कब हो जाती, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो एग्रीकल्चर के कम्प्लीटली अगेंस्ट हो जाती। तब क्या होता है, जस्ट लाइक स्ट्रॉम हो गया, फ्लड हो गया, हेल स्ट्रॉम, या कोई भी कंडीशंस हो गई है तो, या ड्रॉथ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता कि प्रोडक्शन कम होता, तो ऑटोमेटिकली, और वैसे भी प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब और क्या, तो उस कंडीशन में वो जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो जो पुअर पीपल होते हैं वो उससे परचेज नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड rose due to rising the price and the inadequate wages. The most of the population could not even offer द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड। अब क्या हो गया कि जब प्राइसेस बढ़ गई, वैसे के वैसे थे, कम ही, मतलब वेजेस नहीं बढ़ाए, लेबर नहीं बढ़ाया है उनका, तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो पॉपुलेशन जो है, फ्रांस की जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, वह क्या कर पाती, फूड जो उनकी बेसिक लिवलीहुड है, जो नीड है, उसको ही पूरा नहीं कर पाते। और जब व्यक्ति अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को, लिवलीहुड की जो बेसिक नीड है, जब उसको पूरी नहीं कर पाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, दिस लेड टू क्राइसिस ऑफ सब्सटेंस एंड एन इंक्रीज इन द गैप ऑफ द बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और इस तरह से जो व्यक्ति था वो सब्सटेंस क्राइसिस को फेस करता था। और इसे क्या कहा जाता है, जब व्यक्ति अपनी बेसिक डिमांड को पूरी नहीं कर पाता है, दैट इज़ नोन एज अ, कि मतलब जो उसकी लिवलीहुड को स्पेंड करने के लिए जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब वह भी पूरी नहीं हो पाती है, तो वह सारी जब खतरे में हो जाती है, तो दैट इज़ नोन एज अ सब्सटेंस क्राइसिस। तो व्यक्ति
जो था वो सब्सटेंस क्राइसिस को भी फेस करने लग गया और इस तरह से रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वह भी काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, जो क्लर्की या नॉबिलिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वह अपनी सारी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, वह अपनी लग्जरियस लाइफ पर स्पेंड कर रहे हैं, उनको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था। जबकि जो पुअर पीसेंट्स है, लेबर्स है, उनको टैक्स भी पे करना है, हार्डवर्क भी करना है, प्लस उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क का जो ऑक्यूपेशंस की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो उन्हें नहीं मिल पाती। तो इन सारी कंडीशंस में रिच और पुअर के बीच में काफ़ी गैप बढ़ गई।